नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जो भी बच्चे एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। जैसे इसकी तैयारी के लिए एजीटीए का ये मॉडल पेपर फर्स्ट है निब्रा संडा का। इसमें आइए प्रश्न देखते हैं। पहला है, बगीचा लगाने हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? बगीचा लगाने हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसमें आंसर हो जाएगा वर्गाकार बी। दूसरा क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संतरा के लगभग पौधों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसमें आंसर होगा आपका सी। दूसरा है, सघन पौधरोपण यानी कि एचडीपी हेतु मुख्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधे का सबसे अच्छा उदाहरण है। पंचभुजाकार विधि से अगर पूरक पौधे आप लगा रहे हैं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा उसका पपीता, यानी कि ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, मृदा क्षरण को रोकने हेतु उद्यान लगाने की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? मृदा क्षरण को रोकने के लिए उद्यान लगाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसमें आपकी हो जाएगी समुच्चय विधि यानी कि कंटूर विधि। आंसर हो जाएगा बी, समुच्चय विधि। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें है सघन यानी कि इंटेंसिव वेजिटेबल गार्डनिंग किसे कहा जाता है? तो मार्केट गार्डनिंग को। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रक वेजिटेबल गार्डनिंग कौन सी भाषा का शब्द है? ट्रक वेजिटेबल गार्डनिंग ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अनुकूल वातावरण से विपरीत वातावरण में सब्जियां उगाना क्या कहलाता है? अनुकूल वातावरण से विपरीत वातावरण में सब्जियां उगाना वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है, यानी कि आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, तैरने वाली सब्जियां भारत के कौन से राज्य में उगाई जाती हैं? तैरने वाली सब्जियां जम्मू कश्मीर में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10, टाइफा घास सब्जी बागवानी की कौन सी विधि में प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा फ्लोटिंग विधि। ये फ्लोटिंग टाइफा घास जो है फ्लोटिंग विधि में प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रक सब्जी बागवानी विधि। ट्रक सब्जी बागवानी विधि को कहा जाता है व्यापक और विस्तृत, यानी कि इसका आंसर होगा ए, व्यापक और विस्तृत खेती। ट्रक सब्जी बागवानी को व्यापक और विस्तृत खेती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 12, स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन आप देखेंगे तो इसमें रनर्स के द्वारा होता है। स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? रनर्स के द्वारा। आंसर इसमें हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पपीता की एक लिंगाश्री किस्मों हेतु बीज दर कितनी रखी जाती है? इसमें 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्कर्टिंग की क्रिया किस फल में की जाती है? तो स्कर्टिंग की क्रिया अंगूर में की जाती है, आंसर ए होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये तो हम जानते हैं, सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन का प्रथम स्थान है। ठीक, दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम है। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण 1970 में लागू हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण 1970 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दूध में प्रोटीन किस अवस्था में नहीं पाया जाता? क्वेश्चन पूछा नहीं पाया जाता है, नहीं तो हो गया इमल्सन, और पाया जाता है इसमें पायस और कोलाइड, दोनों जो प्रोटीन अवस्था है पाई जाती है दोनों में। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दूध का निर्माण कहाँ होता है? तो दूध का निर्माण, इसका आंसर हो जाएगा सी, एल्यूवियल सिराओं में। जानवरों में जो दूध का निर्माण होता है कहाँ होता है? एल्यूवियल सिराओं में होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, गाय के ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? गाय के ताजे दूध का पीएच मान 6.6 होता है। गाय के ताजे दूध का पीएच मान 6.6 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दूध का वसा परीक्षण किससे ज्ञात किया जाता है? तो दूध का वसा परीक्षण जो है वो ब्यूटारोमीटर से ज्ञात किया जाता है। दूध का वसा परीक्षण किससे ज्ञात किया जाता है? ब्यूटारोमीटर से ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दूध को लंबे समय तक संरक्षित क्यों नहीं किया जा सकता? तो इसका कारण है कि लैक्टोज, दूध में लैक्टोज की जो मात्रा होती है, इसके कारण दूध को आप लंबे समय तक संरक्षित नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूडो रोमांथी पशुओं के आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? सूडो रोमांथी पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? तो आमाशय में का देखिए ओमेजन भाग इसमें नहीं होता है सूडो रोमांथी पशु में। सूडो रोमांथी पशु कौन? बकरी होती है सूडो रोमांथी पशु। देखिए नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि निम्न में से रोमांथी पशु है, तो निम्न से रोमांथी पशु है, रोमांथी पशु कौन सा है? बकरी। अभी मैंने बताया आप लोग को
रोमांती पशु बकरी को कहते हैं, बकरी में जो है ओमेजन अनुपस्थित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर कौन सा है? तो 1800 180 1551 ये किसान टोल फ्री नंबर है, यानी आंसर सी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, परंपरागत कृषि विकास योजना RKVY कब शुरू हुई? परंपरागत कृषि विकास योजना यानी कि RKVY कब शुरू हुई? तो RKVY आपका इसका आंसर हो जाएगा 2015 में शुरू हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी सही है, 25 का बी सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है, विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर ट्रांसजेनिक यानी कि अनुवांशिक रूपांतरित फसलें जो हैं वो कौन सा देश में उगाई जाती हैं? तो ये अमेरिका ही है जो कि ट्रांसजेनिक फसलें अधिक उगाता है, अमेरिका। आंसर डी हो जाएगा इसका। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बॉलगुआर्ड फर्स्ट क्या है? बॉलगुआर्ड फर्स्ट जो है वो बीटी कपास किस्मों की पहली पीढ़ी है, बीटी कपास किस्मों की पहली पीढ़ी बॉलगुआर्ड फर्स्ट है, प्रजाति है उसकी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28, विश्व में ट्रिप्टोफैन व लाइसिन की अधिकता वाली मक्का की OPEC2 जीन का क्वालिटी प्रोटीन किसने विकसित की है, जिसको वर्ष 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला? तो ये आप जानते हैं मक्के पर किसने काम किया है? एस के वसल ने मक्के पर काम किया है, यानी कि आंसर इसका डी सही है, 28 का आंसर डी। 29 है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति सभी जानते हैं फल से संबंधित है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, यानी कि आंसर सी। क्वेश्चन 30 है, कीट नियंत्रण की 2 या 2 से अधिक विधियों का प्रयोग करके पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए कीटों की संख्या को आर्थिक नुकसान स्तर से नीचे रखना क्या कहलाता है? आईपी पद्धति होगी, 5% से नीचे रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, रोधी किस्मों का चयन फास फसलें उगाना कीट नियंत्रण की कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? आंसर होगा डी, कृषण विधि। 31 का डी, कृषण विधि होगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 का है कि ट्राइकोग्रामा स्पीसीज कौन सी फसलों में तना छेदक कीटों के निदान हेतु जैविक कारक के रूप में काम आता है? इसमें तो हम जानते हैं कपास भी है, धान भी है, गन्ना भी है, ये उपयुक्त सभी में जो है ट्राइकोग्रामा स्पीसीज काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में है, एपिरिकेनिया मेलालोनेका किस कीट का परजीव्याव यानी कि पैरासिटॉइड है? एपिरिकेनिया मेलालोनेका किस कीट का परजीव्याव है? 33 का यह हो जाएगा आपका डी, गन्ने का पायरिला कीट का है, गन्ने का पायरिला कीट। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में है, कौन सा परजीवी कीट अंड परजीव्याव कहलाता है? तो इसमें ट्राइकोग्रामा स्पीसीज जो है ये परजीवी कीट अंड परजीव्याव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में है, NPV वायरस घोल का प्रयोग कौन से कीट की रोकथाम हेतु किया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका कपास एवं चने के लटों के लिए प्रयोग किया जाता है, कपास और चने के लटों के लिए, ये बी आंसर सही है, 35 का बी। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 36 में है, सब्जियों एवं फल वृक्षों में जड़ों में गांठें बनाने वाला सूत्रकृमि कौन सा है? सब्जी और फलों में पूछ रहा है कि जड़ों में गांठें बनाने वाला कौन है? जड़ों में गांठें बनाने वाला कौन है? तो मिलोइडोगाइनी स्पीसीज है, सी आंसर सही होगा, मिलोइडोगाइनी स्पीसीज। फल सब्जियों के जड़ों में गांठें बनाने का काम करता है, मिलोइडोगाइनी स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से पौधों से प्राप्त कीटनाशी, अच्छा कौन सी कीटनाशी इसमें बताना है जो कि पौधों से प्राप्त होती है? तो पौधों से देखिए निकोटीन तंबाकू से प्राप्त होता है, पता है आप लोगों को, ये भी कीटनाशी है। और एक पायरेथ्रम, निकोटीन और पायरेथ्रम ये दोनों जो है पौधों से प्राप्त होती है, यानी कि आंसर इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर डी हो जाएगा, डी, यानी डी में दोनों दिया है, निकोटीन भी दिया है और पायरेथ्रम भी दिया है। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर है 38 में दिया है, 38 में दिया है कि निम्न में से कौन सा भंडारण का कीट है? अब देखिए भंडारण का कीट इसमें बताना है आपको। भंडारण का कीट है ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम, ये ऑप्शन ए सही होगा इसमें, ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम जो है ये भंडारण का कीट है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा कीट चने का घुन कहलाता है? तो चने का घुन कौन सा कीट कहलाता है? निम्न से चने का घुन कौन सा कीट कहलाता है? 39 में है, इसमें आपका कैलेसोब्रूचस चाइनेंसिस जो है ये चने का घुन कीट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मध्य अवधि यानी कि मौसम पूर्वानुमान कितने समय तक मान्य होता है? तो ये 3 से 10 दिन तक मान्य होता है। मध्यम अवधि पूछ रहा है, मध्यम अवधि 3 से 10 दिन तक होता है, मौसम का पूर्वानुमान जो लगाया जाता है मध्यम अवधि जो 3 से 10 दिन का होता है।
क्वेश्चन नंबर 41 है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो ये तो हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि इसके लिए डी आंसर होगा CO2। CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 42 है समान हवा की गति के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? समान हवा की गति के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं? तो आइसोटेक आंसर हो जाएगा डी। 42 का आंसर डी हो जाएगा, आइसोटेक कहलाती हैं। हवा की गति नापने का यंत्र क्या होता है? एनीमोमीटर, ये तो सभी लोग जानते हैं। हवा की गति नापने का यंत्र होता है एनीमोमीटर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है सिंचाई की कौन सी विधि सब्जियों एवं फल वृक्षों के लिए श्रेष्ठ है? देखिए सिंचाई की कौन सी विधि सब्जियों एवं फल वृक्षों के लिए श्रेष्ठ है? इसमें देखिए ड्रिप सिंचाई विधि है। इसमें जो है 90 से 95% आप लोग जानते हैं कि जो है 90 से 95% इसमें वाटर यूज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए 45 है खरपतवारों द्वारा कौन सी फसल में सर्वाधिक उपज का नुकसान होता है? तो धान की जो सीधी बुआई जो लोग करते हैं उसमें ज़्यादा फसल का नुकसान होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 46 में है उत्तरी मध्य भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण। उत्तरी मध्य भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण पूछ रहा है। तो इसमें क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिम से जो हवाएं जो चलती हैं वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम से होती है, दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर। वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की जो दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हवाएं चलती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 48 देखिए मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। मिट्टी में खारापन है या क्षारीयता है, इसमें खेतों में जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। खेतों में जिप्सम का उपयोग करना चाहिए तो आपका खारापन और क्षारीयता समाप्त हो जाएगा। और अम्लीयता होगी तो जान लीजिए अम्लीयता के लिए जो चूने का प्रयोग किया जाता है। इसमें अम्लीयता पूछा नहीं गया, इसमें पूछा गया खारापन और क्षारीयता का। ठीक। तो खेतों में जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि पोट्रस या पोटहर्ब उद्यान विज्ञान की कौन सी शाखा से संबंधित है? पोट्रस या पोटहर्ब उद्यान विज्ञान की कौन सी शाखा से संबंधित है? इसमें आंसर हो जाएगा ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर क्या होता है? ओलरीकल्चर यानी कि सब्जी विज्ञान, सब्जी की खेती के लिए। विटामिन ई की इकाई क्या होती है? विटामिन ई की इकाई क्या होती है? नहीं, विटामिन की इकाई क्या होती है? विटामिन की इकाई क्या होती है पूछ रहा है। तो विटामिन की इकाई हम जानते हैं इसमें कि mg भी है और IU यानी कि बी और सी। हाँ, बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। 50 का आंसर हो जाएगा डी। mg और IU में विटामिन को मापते हैं। ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है 51 है नाइसिन कौन से विटामिन को कहा जाता है? नाइसिन या नियासिन एक ही बात है, नाइसिन कह लीजिए नियासिन कह लीजिए। तो इसमें है आप देखिए विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं और ये आपका विटामिन ये निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं। नाइसिन कौन से विटामिन को कहा जाता है? नाइसिन निकोटिनिक अम्ल और विटामिन B3 यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका भी डी आंसर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्वेश्चन नंबर 52। हाँ, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है ICMR के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन क्रमशः कितने ग्राम फल एवं सब्जी की आवश्यकता होती है? पहले इसने पूछा है फल और फिर पूछा है सब्जी। तो फल हो गया 120 और सब्जी हो गई 300 ग्राम। 120 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन। 52 का ए आंसर हो जाएगा। 53 है जीरोप्थैल्मिया रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? अगर जीरोप्थैल्मिया तो विटामिन ए हो गया। जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से होगा। विटामिन ए की कमी है तो जीरोप्थैल्मिया रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 निम्न में से विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन के सर्वाधिक उपयुक्त स्रोत पूछ रहा है। विटामिन B2 का मतलब हो गया राइबोफ्लेविन का सर्वाधिक उपयुक्त स्रोत कौन सा है? 54 में इसमें आंसर हो जाएगा आपका बेलपत्र और मेथी यानी कि आंसर डी बेलपत्र और मेथी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में है सहजना वही मतलब आप सहजन आप लोग खाए होंगे। सहजन जो होता है ड्रमस्टिक जो होता है मोरिंगा बोलते हैं। कौन से विटामिन का उपयुक्त स्रोत है? तो विटामिन सी होता है सहजन में विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है 56 स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग 56 में देखिए स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। 56 स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है?
56 में है, इसका विटामिन सी ही होगा, इसका भी विटामिन सी है, ठीक है, यानी कि बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है, वसा प्राप्ति का सबसे उपयुक्त उदाहरण है, वसा प्राप्ति का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो अखरोट, यानी कि 57 का बी आंसर बिल्कुल सही है। वसा प्राप्ति के लिए अखरोट सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, सब्जियां एवं फलों में क्रमशः आयरन का सबसे उपयुक्त उदाहरण। इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि पहले सब्जियां पूछा है, उसके बाद फिर फलों का पूछा है। तो सब्जी पहले कौन सी है? अगेथी। करौंदा तो कन्फर्म है, करौंदा में आयरन ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे पहले अगेथी, अगेथी यानी सब्जी पहले पूछा है, उसके बाद फल पूछा है। तो अगेथी और करौंदा में जो है आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद है 59 देखिए, फाइलोक्विनॉन में से फाइलोक्विनॉन कौन से विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? फाइलोक्विनॉन, ये तो विटामिन के का ही नाम है, विटामिन के फाइलोक्विनॉन होता है, ठीक है। आंसर ए, 59 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60, क्वेश्चन नंबर 60 में है, वायु अवरोधक यानी कि विंड ब्रेक को बागानों में कौन सी दिशा में लगाना चाहिए? विंड ब्रेकर को बागानों की कौन सी दिशा में लगाना चाहिए? तो इसमें देखिए उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, आंसर इसका बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में, 60 का। क्वेश्चन नंबर आइए 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, छोटे पौधों को एक ट्रे से दूसरी ट्रे में अगर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या कहलाता है? छोटे पौधों को एक ट्रे से दूसरी ट्रे में स्थानांतरित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रीकिंग कहते हैं। प्रीकिंग के एक ट्रे में से दूसरे ट्रे में डाल रहे हैं, अभी बॉय नहीं कर रहे हैं, प्रीकिंग कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 62 है, पौधशाला में सबसे प्रमुख बीमारी जो होती है वो गलने की होती है, जड़ गलने लगता है पौधा, तना जो उसका अर्ध गलन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, मृदा को निर्जमीकरण करने हेतु फॉर्मल्डिहाइड रसायन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? तो 0.1% होना चाहिए, 0.1%। मृदा को निर्जमीकरण करने हेतु फॉर्मल्डिहाइड रसायन की सांद्रता 0.1% होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 में है, पर्णपाती पौधों में कटाई छंटाई का उपयुक्त समय क्या होता है? पर्णपाती यानी कि जब पत्ते झड़ने लगते हैं, जब सर्दियाँ आती हैं तभी होती है पर्णपाती में। तो पर्णपाती में आपका जनवरी और फरवरी में आपको कटाई छंटाई का कार्य करना चाहिए, ठीक। पर्णपाती पौधों में कटाई छंटाई का कार्य कब किया जाता है? जनवरी और फरवरी में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65वां क्वेश्चन है, अच्छे फलन हेतु कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात क्या होना चाहिए? अच्छे फलन हेतु कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, देखिए कार्बन का कितना जो है उपयोग होता है इसमें, 65 में 3:2, यानी कि आंसर सी इसका सही होगा। 65 का आंसर सी सही होगा, 3:2 होना चाहिए। कार्बन का अनुपात 3 और नाइट्रोजन का अनुपात 2 होना चाहिए, तो आपका फल अच्छा होगा। आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? आम का खाने योग्य भाग जो है, आम का तो सभी लोग जानते हैं, मध्य फल पत्ती खाई जाती है आम की, गुठली छोड़ दो, छिलका छोड़ दो, बीज का मध्य फल पत्ती खा जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, सर्वाधिक उत्पादकता कौन सी फसल की है? सर्वाधिक उत्पादकता कौन से फसल की है पूछ रहा है। सर्वाधिक उत्पादकता में है मक्का में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि मक्के का वजन अधिक होता है। सर्वाधिक उत्पादकता किसी होगी? उत्पादकता पूछ रहा है, यानी कि प्रोडक्टिविटी, सर्वाधिक उत्पादकता प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है, यानी कि मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा मक्के में प्रोडक्शन होगा, उत्पादकता, ठीक, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता होगी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 69 में भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है, भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल, और इसमें उत्पादित होने वाली फसल पूछ रहा है, सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? तो सर्वाधिक उत्पादित होने वाली यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पे, सर्वाधिक क्षेत्रफल भी हो जाएगा, मतलब उत्पादन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो सभी आप लोग जानते हैं कि जो धान की पैदावार जो सबसे ज़्यादा होती है प्रति हेक्टेयर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 में आइए, 70 में रबी बारानी में कौन सी दलहन फसल उगाई जाती है? रबी बारानी, देखिए ध्यान देखिए, रबी पूछ रहा है, रबी बारानी में, तो रबी बारानी में इसमें देखिए बारानी में कौन सी दलहन फसल उगाई जाती है? तो रबी बारानी में सबसे अच्छी दिखाई दे रही है चना, रबी बारानी में चने की फसल उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, 1 क्यूसेक पानी की मात्रा होती है किसके बराबर? 1 क्यूसेक पानी की मात्रा किसके बराबर होती है? तो 28.3 लीटर के बराबर होती है। 1 क्यूसेक बराबर 28.3 लीटर, यानी कि सी आंसर सही है। 72 में देखिए, 72 में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड आपका जोधपुर में विकसित है, जोधपुर में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? जोधपुर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है? तो आपका करनाल में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, ए 73 का ए आंसर सही है। 74 देखते हैं, निम्न में से गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल नहीं है, ये देखिए इसे पूछ रहा है 74 में कि गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल नहीं है, तो काकरेज है, राठी है, लेकिन ये नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से विषाणु जनित पशु व्याधि नहीं है, अब देखिए विषाणु जनित नहीं है पूछा इसने, क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। देखिए ये ध्यान देने योग्य है कि विषाणु
कहाँ क्या पूछा, निम्न में से विषाणु जनित पशु व्याधि नहीं है। हाँ, विषाणु जनित पशु व्याधि नहीं है। तो देखिए एंथ्रेक्स जो है ये जीवाणु रहित है, जीवाणु सहित होता है। ये एंथ्रेक्स जो है जीवाणु से, तो एफएमडी और रेंडर पेस्ट, एफएमडी और रेंडर पेस्ट जो है ये आपका विषाणु रहित है, ठीक। एंथ्रेक्स क्या है, जीवाणु रहित है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 76, गरिमा किस्म किसकी है, तो मसूर की है। गरिमा किस्म किसकी है, मसूर की है। 77 है, क्लिस्टोगेमी कौन से फल वृक्ष में पाई जाती है, तो क्लिस्टोगेमी कौन से फल वृक्षों में पाई जाती है। क्लिस्टोगेमी तुम जानते हैं पपीते में पाई जाती है, अंगूर में, चीकू, तीनों पाई जाती है। पपीता, अंगूर, चीनी वो चीकू तीनों में पाई जाती है। यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 77 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, 78 में साइकॉन्स कौन से फल का प्रकार होता है, तो साइकॉन्स जो है ये हम जानते हैं अंजीर का है। अंजीर बिल्कुल सही आंसर है, साइकॉन्स अंजीर का फल प्रकार है। जबकि अंजीर का पुष्पक्रम क्या होता है, हाइपेंथोडियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से ज़्यादा इथाइलिन का उत्पादन कौन सा फल करता है, तो सेब है। सेब जो इथाइलिन का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। 79 का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, तो 12% होती है। सल्फर की मात्रा कितनी होती है, 12% होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, गेहूं के लिए नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर कौन सा काम में लेते हैं, तो एजेटोबैक्टर, सी आंसर सही आपका, एजेटोबैक्टर काम में लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, मूंगफली, गेहूं, गन्ना आदि फसलों का फसल चक्र प्रतिशत होता है। मूंगफली, गेहूं और गन्ना, तो जान लीजिए मूंगफली और गेहूं मिलकर के एक वर्ष का हो जाएगा, और गन्ना 1 वर्ष की फसल है, यानी 2 वर्ष। 2 वर्ष का मतलब हो गया, 2 वर्ष का मतलब हो गया 3 तो क्रॉप हो गई, नीचे 2 और गुणा कर दीजिए 100, इसको काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, 150 वर्ष हो जाएगा, 150% हो जाएगा। आंसर हो गया इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 82 का आंसर बी, ठीक, 150%। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, मृदा में CO2 की औसत मात्रा उपस्थित रहती है। मृदा में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी उपस्थित रहती है हमेशा, 0.3%, यानी कि बी आंसर सही होगा इसका, 0.3%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 84, भारत में लाई गई धान की प्रथम किस्म कौन सी है। भारत में लाई गई धान की प्रथम किस्म कौन सी है, तो TN1 है। भारत में लाई गई धान की प्रथम किस्म TN1 है, ठीक, बी आंसर सही इसका। 85 में देखिए, धान की अप्रैल मई में बुआई कहलाती है। धान की अगर अप्रैल और मई में अगर आप बुआई करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, धान की अप्रैल मई में बुआई करेंगे तो आपको उसको अस कहेंगे, अस। 85 का आंसर ए है, ठीक। 86 देखिए, गाय को 400 किलोग्राम भार, गाय का वजन जैसे 400 किलोग्राम है, तो उसको शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी दी जाएगी पूछ रहा है। इसमें 10 किलो दी जाएगी, 10 किलो दी जाएगी, यानी 2.5 किलो प्रति क्विंटल के हिसाब से होता है। जब यहाँ 2.5 किलो, 10 किलो हो गया, 400 किलो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, जल द्वारा मृदा क्षरण की अवस्थाओं का अवरोही क्रम पूछ रहा है। अवरोही क्रम मतलब जो सबसे अधिक, फिर से कम, फिर से कम, फिर से कम। इसमें आपका बी आंसर सही हो जाएगा, गली, रील, परत और बौछार। गली, रील, परत और बौछार, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 87 का। 87 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछ रहा है, लाइसीमीटर काम आता है। लाइसीमीटर किस काम आता है, क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है लाइसीमीटर किस काम आता है, तो लाइसीमीटर आपका निचालन ह्रास का भी पता लगाता है, वाष्पोषण की मात्रा को भी ज्ञात करता है, यानी कि आंसर सी होगा, दोनों। क्वेश्चन नंबर 89 है, अनार में व्यापारिक प्रवर्धन किया जाता है। अनार में कलम द्वारा भी किया जाता है और गुटी द्वारा भी, कलम और गुटी दोनों द्वारा किया जाता है, यानी कि ए और बी दोनों आंसर सही, यानी कि डी आंसर इसका सही है, 89 का डी। अनार में कलम द्वारा भी प्रवर्धन होता है, गुटी द्वारा भी प्रवर्धन होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, बालू मृदा, सैंडी सॉइल जो होती है, में क्ले की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो बालू मृदा तो है तो वैसे ही दिखाई देगा, बालू ज़्यादा होगा और क्ले की मात्रा यानी कि सी इसका सही होगा, 15% से कम होगा, 15% से कम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 91, क्वेश्चन नंबर 91, पूसा लाल किस्म है। पूसा लाल शकरकंद की किस्म है। पूसा लाल किसकी किस्म है, शकरकंद, यानी कि आंसर ए सही है, ठीक है, 91 का आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, 92 है, दुर्गापुरा मधु किस फसल की उन्नत किस्म है। दुर्गापुरा मधु किस फसल की किस्म है, तो खरबूजा की किस्म है। दुर्गापुरा मधु खरबूजा की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 93 है, फूल गोभी के फल को कहते हैं, ये सभी जानते हैं, कर्ड कहते हैं, फूल गोभी के फल को कर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, प्याज की खरीफ में बोई जाने वाली किस्म है। अर्का कल्याण, अर्का प्रगति और N53 उपयुक्त सभी होगी। प्याज की ये तीनों किस्में जो हैं एक खरीफ में बोई जाती हैं। प्याज की अर्का कल्याण, अर्का प्रगति और N53 जो है प्याज की ये खरीफ में बोई जाने वाली प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, अम्लीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है। अम्लीय मृदाओं में तो कैल्शियम और मॉलिब्डेनम की कमी होती है,
कैल्शियम और मोलिब्डेनम की कमी होती है। सी और यानी डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 96 है, ऐसी मृदाएं जिनका पीएच 8.5 से कम और ईएसपी 15% से कम तथा ईसी 4 डीएस प्रति मीटर से अधिक है तो मृदाएं कहलाती हैं। तो ऐसी जो मृदाएं होती हैं, यदि 8.5 से कम है तो कन्फर्म क्षारीय तो होगी नहीं, 8.5 से कम है तो क्षारीय नहीं होगी। और ईसी जो है 4 से अधिक है, ईसी आपकी 4 से अधिक है, तो ये कन्फर्म है कि जो है आपकी ये मृदा आपकी क्या होगी, लवणी होगी, क्षारीय नहीं है और अम्लीय हो नहीं सकती, क्योंकि 8.5 पीएच मान जब 8.5 है, अम्लीय तब होगा जब 7 से नीचे जब जाएगी। पीएच मान जब 7 से नीचे मिट्टी का पीएच मान जाएगा तब अम्लीय होगा। तो इसमें कन्फर्म दिखाई दे रहा है कि जो है आंसर इसका सी सही हो जाएगा, लवणी मृदा हो जाएगी। 96 का सी आंसर सही है। 97 देखते हैं, पत्तियों के रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है? तो पोटास भूमिका निभाता है कि रंध्रों के खुलने और बंद होने का काम जो है ये पोटास उसकी भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 98, ड्राई फार्मिंग की जाती है। देखिए ड्राई फार्मिंग क्या है ना, ड्राई फार्मिंग की जाती है। ड्राई फार्मिंग जो है 750 mm से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में ड्राई फार्मिंग की जाती है, यानी कि ए आंसर होगा, 98 का ए आंसर होगा। 99 देखिए, योजना आयोग के अनुसार भारत में कुल सस्य जलवायु खंड है। योजना आयोग के अनुसार 15 सस्य जलवायु खंड है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यानी कि IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये कानपुर में है। पल्स रिसर्च कहाँ है? कानपुर में। दोस्तों आज का हमारा ये 100 प्रश्न समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरह समझ में आया